नहीं आप लीजिए, एक है हमारे पास ऑफिस का ही। लगाइए। नहीं आप लगाइए, आप लगाइए ना। आप लगाइए। आदरणीय उदय सिंह जी आ गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री किशोर कुमार नंदा जी हैं और औरंगाबाद के चर्चित चेहरे, बड़े मल्टीनेशनल में वाइस प्रेसिडेंट रहे और वहां से उसको छोड़कर समाज सेवा में आए और फिर लोजपा में इन्होंने बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है। बिहार में सह प्रभारी थे, बिहार के लोजपा के, और झारखंड उत्तर प्रदेश में भी वहां के प्रभार इनके जिम्मे रहता था। अभी रिसेंटली इन्होंने लोजपा की नीतियों से और वहां के क्रियाकलापों से असहमति जाहिर करते हुए त्याग पत्र दिया और हम लोगों के साथ आए हैं श्री कुमार सौरभ सिंह। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए ना एक बार। प्रदेश अध्यक्ष जी पहले कुछ बोल। सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मनोज भारती जी को आमंत्रित करता हूँ। इस अवसर पर आप लोगों को संबोधित करेंगे श्री मनोज भारती। धन्यवाद। प्रेस और मीडिया के मेरे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब यहाँ पधारे और हमारे साथ बार बार जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों में आपने कई बार देखा, हमने आपको कष्ट दिया है क्योंकि हमारा कुनबा बड़ा होता जा रहा है और उस कुनबे में एक जो नया हीरा शामिल हुआ है उसके बारे में कुछ बातें आपसे कही गई हैं। पता नहीं आगे इसका मौका मिले या ना मिले, मैं आपको उनका एक शॉर्ट बायोग्राफी दे देता हूँ। इन्होंने पीआईटी मिश्रा से ग्रेजुएशन किया, फाइनेंस में एमबीए और सीएफए किया फ्रॉम इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद, लॉ एनएसएल नेशनल स्कूल ऑफ लॉ। 2005 से 2015 तक ये आईसीआईसीआई और यस बैंक में कार्यरत रहे, ऊंचे पदों पर, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कैरेक्टर में। 2015 में ये यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड भी थे। उसके बाद इन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया, बिहार में और राजनीति का फेस बदलने के लिए। इन्होंने पहले लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े, वहां पे वो प्रवक्ता के रूप में रहे और फिर सह प्रभारी संगठन का दायित्व भी संभाला। इसके साथ इस पार्टी में इन्होंने झारखंड और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी का भी कार्यभार संभाला। अब जब बिहार में एक नया विकल्प उभर कर आया है जिसके सामने बिहार को बदलने का एक क्लियर रोड मैप तैयार है, तब इन्होंने सोचा अब इस क्लियर रोड मैप के साथ जुड़ना ही सबसे तर्कसंगत है। हम तहे दिल से इनका जन स्वराज पार्टी में स्वागत करते हैं और मैं अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके बारे में इस मौके पर हमारी पार्टी के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार मित्रों, कुमार सौरभ जी, आपका तहे दिल से जन स्वराज में स्वागत करता हूं। आपके बारे में लोगों ने बताया कि आप बैंकों में आपने काम किया, आईसीआईसीआई में काम किया, यस बैंक पे काम किया, लेकिन किसी ने आपने कहाँ काम किया उस बात पे बल नहीं दिया। आप कुमार सौरभ जी यस बैंक में सिक्योरिटाइजेशन के कंट्री हेड रहे और सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी चीज होती है जिस एक तरह से
बैंक जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट कर्ज देती है उसे सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अब बिहार के संदर्भ में क्यों इम्पोर्टेंट है, और सौरभ जी आपका आने वाले समय में हम लोग कैसे उपयोग करने वाले हैं ये मैं बताता हूं। अगर हम लोगों की व्यवस्था बनती है तो मैं पहले कह चुका हूं, और प्रशांत जी भी कई बार कह चुके हैं, कि ये जो नॉन एग्जिस्टेंट जो कानून है ही नहीं जमीन पर, शराबबंदी की, ये शराबबंदी के कोई पक्षधर थे, उन्होंने लाइन काट दी थी। शराबबंदी से बिहार की सरकार को हमारे हिसाब से 28,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होता है, और माफिया को जो पैसे जाते हैं वो अलग। और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अगर हमने ये व्यवस्था बनाई और सौरभ जी जैसे लोग हमें सलाह देने के लिए रहे, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इन पैसों को सिक्योरिटाइज करके बिहार के लिए हम लोग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए बिना अतिरिक्त बोझ डाले बिहार के लिए ला सकते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से बिहार की प्रगति, उन्नति, और जो भी जनसुराज ने कहा है, पलायन रोकने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर और किसानों तक, उसमें हमें कितनी मजबूती मिल सकती। इसलिए तहे दिल से फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सौरभ जी आप यहाँ आएंगे, मैं नहीं मानता कि आप लोक जनशक्ति से नाराज होकर आए हैं या वहाँ की क्या बात हुई होगी। मैं तो इसे पॉजिटिव ढंग से लेना चाहता हूँ कि आपने जनसुराज में एक नया उभरता हुआ बिहार का सपना देखा है, और उस सपना को पूर्ण करने के लिए हमारा हाथ बटाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं चाहूंगा कि मुन्ना जी अपनी 1-2 बात रखकर और फिर कुमार सौरभ जी भी अपनी बात रखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, मेरा बात मेरे रखने का कोई महत्व नहीं है। नहीं आए हैं बिहार के निर्माण में, बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे उस अभियान में जुड़े हैं। इस परिवार में उनका स्वागत है। मैं सीधे कुमार सौरभ सिंह जी को देता हूं, वो अपनी 2 बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं आज से हम सबके नेता, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आज इस इतने बड़े अभियान में एक भूमिका के लिए इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही, इसके लिए आपका हृदय से आभार है। मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बड़े भाई सुधीर शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई मुन्ना जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सरवर साहब हैं, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व, खासकर एकल पद सामान्य नहीं होता है, तो उससे अलग क्यों जनसुराज की जरूरत क्यों है? उससे पहले मैं हम सब के प्रेरणा स्रोत बिहार में आज प्रत्येक वर्ग, बिहार के 13 करोड़ लोगों की उम्मीदों के को लेकर आगे बढ़ रहे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिर्फ 1 से 2 मुलाकातों में ऐसा कहा कि अगर लंबी राजनीति हम लोगों को करनी है तो आप आइए, जुड़िए और हम लोग बहुत कुछ करेंगे एक साथ। अब सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि जनसुराज क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में मेरे आने का मूल उद्देश्य ही था बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाना। और जब मैंने 2022 में लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया था तो तब भी पार्टी कोई सत्ता में नहीं थी,
मेरे उस समय के मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बड़ी मजबूती के साथ बिहार में जो वर्तमान व्यवस्था थी उसके विपरीत एक मोर्चा खोले हुए थे और लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अपनी बातें जनता तक रख रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से लेकर 24 तक लगभग 163 सभाएं बिहार के 38 और पूरे 42 संगठनात्मक जिलों में हम लोगों ने किया। उसके बाद चाहे प्रवक्ता का दायित्व हो या उस समय सह संगठन मंत्री बिहार प्रदेश का दायित्व हो, मैंने प्रयास किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करूं। झारखंड चुनाव के जस्ट पहले मुझे झारखंड का दायित्व मेरे वर्तमान प्रभारी अरुण भारती जी के साथ दिया गया। वहां पे संगठन की कोई बहुत मजबूत व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पूर्व में मेरा झारखंड में कार्य करने का अनुभव था। तो बड़े कम दिनों में वो चुनाव लड़कर 18,401 वोट से चतरा की एक सीट, जो उस समय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 23 तारीख को रिजल्ट आया था और 24 तारीख को उन्होंने कहा था कि मेरे पिता के सपने को पूरा किया गया है और मैं इसी टीम को बिहार में पुनः कार्य देता हूं बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। उसके बाद भी जितने भी दायित्व रहे हैं, तो ये किसी के मन में न रहे कि मेरा कोई ऐसा विरोध रहा है या कोई अंतर्द्वंद रहा है या टिकट की बात रही है। अगर टिकट का होता तो हम लिस्ट आने के बाद रिजाइन करते। मुझे 2025 का विधानसभा न पहले लड़ना था न आज लड़ना है। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करता हूं। अब विषय है कि आगे क्या। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे तो अब लगातार आप सबसे इंटरैक्शन होता रहेगा, काम के माध्यम से भी होता रहेगा। मैं बहुत ज्यादा समय, चुनाव का समय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बिहार में जो वर्तमान स्थितियां हैं, 1950 में भी देश का जो प्रति व्यक्ति आय, औसत प्रति व्यक्ति आय था, वो बिहार के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 30% था। एंड कट टू 90 अगर आ जाएं तो लगभग 29.1% था 1995 में, 5 साल के शासन के बाद। और 2025 में भी जब हम बात कर रहे हैं तो देश के पर कैपिटा इनकम का, बिहार के पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 30 to 33% ही है, यानी बिहार मूव नहीं कर रहा है। 5 राज्यों की जीडीपी अगर देश के हम बड़े राज्यों की देखें, चाहे महाराष्ट्र का देखें या गुजरात का देखें या तमिलनाडु देखें या कर्नाटका देखें, तो ये सब 30 लाख से ऊपर, 30 लाख करोड़ के ऊपर के जीडीपी पर खड़े हैं। बिहार 13 करोड़ पॉपुलेशन के साथ अभी भी 10 लाख और 11 लाख करोड़ की जीडीपी पर हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की इस अवधारणा में, चाहे जिन भी कारणों से हम छूट गए हो, अगले 5 वर्षों में ये प्रयास होगा। पहले तो जनसुराज के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि इस चुनाव में कैसे हम एक मजबूत विकल्प के रूप में आए। जैसा कि मेरे नेता ने कहा है कि या तो अर्श पर या फर्श पर मुझे विश्वास है कि हम अर्श पर ही रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और दो आखिरी बात करके मैं कहूंगा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पूंजी नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जितने भी बड़े राज्य हैं, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पर फंड की रेजिंग करते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड करके। अध्यक्ष जी, कोई ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है गुजरात का जो अपनी सेल्फ फंडिंग ना करता हो। बिल्कुल। बिहार में हम चाहें तो हमारे पास बड़े बड़े नगर निगम हैं, नगर परिषद हैं, हम वहां पर पैसा रेज कर सकते हैं। आज बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है, आरबीआई का गाइडलाइन है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मिनिमम 60% होना चाहिए। कंसिस्टेंटली पिछले 20 वर्षों में बिहार का सीडी रेशियो, और अगर जिले का सीडी रेशियो देखिएगा कंपोजिट लेवल पर, तो 30 से 35%, 40% का सीडी रेशियो है। इसके कहने का मतलब यह होता है कि जो 100 रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का एक व्यक्ति
बैंक में जमा करता है उसके अगेंस्ट में मात्र 40 रुपए का लोन हमको मिलता है। मेरा 60 रुपए बिहार से निकलकर किसी और राज्य के विकास में लगता है। ये ठीक नहीं है, यही पूंजी का पलायन है। सिर्फ माइग्रेशन व्यक्तियों का नहीं है, संभावनाओं का नहीं है, हमारी पूंजी का भी पलायन हो रहा है। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में ये तो एक एग्जांपल है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ऐसे कई एवेन्यूज हैं जो हमारे नेता बार बार कहते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। आप इसकी चिंता मत करिए कि हम कैसे रोजगार जनरेट करेंगे। आपको ये विश्वास रखने की जरूरत है कि लंबे समय के बाद मैंने जेपी लोहिया और चंद्रशेखर को नहीं देखा और शायद मेरा जेनरेशन देख भी नहीं पाएगा, हम सिर्फ पढ़े हैं उनके बारे में। लेकिन आज सिर्फ आखिरी बात ये मैं कहूंगा कि किस चीज के लिए प्रशांत जी घूम रहे हैं? क्या स्वयं के लिए? क्या जन सुराज का एक एक कार्यकर्ता आज जो इतना बड़ा अभियान बना है, आज चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, मुन्ना जी हो, जितने भी हमारे लोग हैं, इनका एक ही मकसद है कि बिहार जो कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा में पीछे छूट गया, वो विकास की अवधारणा में पुनः हम शामिल हो, अगले 10 वर्षों में एक रोड मैप बने और बिहार एक विकसित राज्य बने। यही एक मूल मंत्र है। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस मंच के माध्यम से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना 100% आज से इस पार्टी के लिए, एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसके लिए मैं कृत संकल्पित हूं। किसी चिराग जी से या लोक जनशक्ति पार्टी से या किसी भी प्रकार का मेरा कोई मतभेद नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है जो मुझे पसंद है। रोड की राजनीति मुझे पसंद है, मुझे संघर्ष पसंद है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था, इसलिए मैंने ये विकल्प चुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है आपका? उदय सर, सवर्ण नेताओं को शामिल कराने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती आ रही है। हालांकि अभी मौजूदा समय में जो चुनाव आया है, डॉक्टर संजीव से लेकर सुरधान तक जो है आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या जनसुराज को भी ये चिंता सताने लगी है कि सवर्ण वोटर जो है वो खिसक सकते हैं, इसीलिए सवर्ण नेताओं को शामिल कराया जा रहा है? भाई, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आपने याद कराया कि कुछ लोग जो यहाँ मिल रहे हैं वो सवर्ण वर्ग से आते हैं। ये तो हमारे मन में कहीं दूर से ख्याल ही नहीं आता कि हिंदू मिल रहा है, मुसलमान मिल रहा है, महिला या पुरुष। अच्छे लोग आते हैं, हमने दरवाज़ा खोल रखा है अपने पार्टी का भी और अपने दिल का भी। ये हमारे दिल में समा रहे हैं और पार्टी के साथ चलेंगे। हम लोग एक ही जात जानते हैं, वो है बिहारी की जात, और हम बिहारी की जात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव की जब बात आती है तो आप लोग बात करते हैं कि चुनावी हिस्सेदारी जातिगत प्रतिशत के हिसाब से देंगे, लेकिन मंच पर बैठने की बात आती है तो यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी उचित नहीं दिखती है। ये दृश्य जरूर दिखेगा। टिकट के वितरण में भी ईमानदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये और लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन हर मंच पर अगर हम गिन गिन कर बिठाने लगें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को आधे घंटे ये हमारे मन में होता तो आप लोगों को आधे घंटे इसी कमरे में और रुकवा कर अपने विभिन्न जातियों और वर्ग के नेताओं को लाकर यहाँ मैं सजा देता। लेकिन ऐसी चीज़ों में हम विश्वास नहीं रखते। तो मान के चला जाए कि जन सुराज को लीड करने वाले झा, सिंह और शर्मा नहीं, ये तो बिहार देख रही है और आपको तो मान ही लेना चाहिए। जो बिहार देख रही है उसको तो आपको भी देख लेना चाहिए। और जिन लोगों को हमने मैदान में उतारा है, जो संभावित रूप से विधानसभा में पहुंचेंगे, उनमें देख लीजिए कि उनमें आपको झा, सिंह और शर्मा ही दिख रहे हैं या और भी लोग दिख रहे हैं। सौरभ जी की लिस्ट आ रही है। जो प्रोजेक्ट आपने बताए सब अभी जनसुराज में बैठ के, और आपने चिराग के नारे वो लगाते रहे, लेकिन क्या कभी वो आपके इन प्रोजेक्टों पर ध्यान नहीं दिया? आपने उनको बताया नहीं कि साहब ये किया जाए, आप केंद्रीय मंत्री हैं तो बिहार आगे बढ़ सकता है? खुले दिल से बोलिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसको ड्राफ्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त।
तो आप बताने की बात कर रहे हैं, मैंने 22 डिफरेंट अलग अलग जो उनके प्रकल्प हैं उनमें क्या हो सकता है इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। और मुझे ऐसा विश्वास है, देखिए चिराग जी भी युवा नेता हैं, अच्छी सोच है, उनका भी सोच है कि बिहार कैसे बदले। मेरा मानना है कि सरकार में जब आप होते हैं तो कई प्रकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन चाहे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पर मखाना बोर्ड हो या निफ्टम की स्थापना हो, ऐसे कई कार्य चिराग जी ने भी किए हैं या कर रहे हैं या करने के प्रोसेस में हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि हमने जो सजेस्ट किया है उस पर काम नहीं हुआ। ये जवाब आपका एकदम राजनीतिक हुआ, आप एकदम सेफ साइड में चल रहे हैं। ये देखिए, सौरभ जी ने जो कहा उस बात पे ध्यान दीजिए। चिराग जी अच्छे नेता हैं, चिराग जी अच्छे सोच के नेता हैं, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से 2-3 बारी पहले कह चुका हूं कि अपने पार्टी का आकर विलय कर ले जन स्वराज में और साथ में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। और कोई प्रश्न? अपनी तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान की, जब इतनी ही तारीफ कर रहे हैं तो छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? ये पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है वो लीजिए, आपने अभी कहा कि मुझे रोड पर वाली राजनीति करना है, संघर्ष वाली राजनीति करना है, तो सीधा इल्जाम आप चिराग पासवान पर लगा रहे हैं कि वो संघर्ष वाली राजनीति नहीं करते हैं, जमीन पर कोई पकड़ नहीं। देखिए, मैं किसी बड़े नेता का कार्यकलाप क्या होगा, उनका अपना लाइन क्या होगा पॉलिटिक्स में, ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ। लेकिन 2022 में जब लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता मैंने ली थी, तब चिराग पासवान जी के पास सत्ता तो नहीं था, तब उनके पास सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, नीतीश कुमार जी और वर्तमान सरकार के अपोजिट में ही खड़े थे। उसके बाद के गठबंधन का उनका जो निर्णय है उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति का राजनीति करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी बिहार को सत्ता से ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में मेरे जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां प्रतिवर्ष नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया था 2024 में कि 5,500 करोड़ की योजना दे दी गई है और अब उसमें से 2 बाईपास देकर हटा दिया गया है। NHAI कहता है कि 15,000 से ज्यादा गाड़ी हो तो 4 लेन बन सकता है, उस पे 40,000 गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक का रिपोर्ट है, बट वो रोड नहीं बनेगा। अब इसको सत्ता में रहते हुए हम तो उठा नहीं सकते थे। अब बताइए, हम उठाएंगे तो कहेंगे अपने सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है। लेकिन कल से ये हम स्वतंत्र हैं कि एक बड़ा आंदोलन NH 139 के लिए अगर खड़ा करना होगा तो मुझे पता है कि मेरे सारे नेता मेरा साथ देंगे। तो आपको चुनना पड़ता है कि आपको किस प्रकार की राजनीति करनी है। बिहार महत्वपूर्ण है इस समय मेरे लिए, और ये आवाज महत्वपूर्ण है कि अगले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में बिहार को हमको कहां लेकर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए छोड़ के आए। बात तो वही निकल के आई कि वहाँ पे जो आपके विचार थे खत्म किया जाए। हम लोग विस्तार से तारीफ आपने 4-5 बार की है, यानी कि दरवाजा चिराग के नाराज भी है। राजनीति में खिड़की दरवाजा कभी बंद नहीं होता है भाई। आइए अध्यक्ष जी, वो मिठाई, आप मिठाई खाइए ना, हम लोग इंटरव्यू समरीन करेंगे। जी 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 बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मिठाई वाला डब्बा सब लोगों को भी यहाँ भी खिलवाइएगा। हाँ वो हो गया, अध्यक्ष जी ने पहना दिया है। आदर पूर्वक, रियली वेलकम, थैंक यू सो मच। रियली।